वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के डेरिवेशंस कंटिन्यू करेंगे। आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने लास्ट ईयर टर्मिनल वेलोसिटी तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सरफेस टेंशन टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन है वो करेंगे। उस तरह से इस चैप्टर के सभी डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। आज शुरू करते हैं डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हमें सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर नोट्स बच्चों आप देख सकते हैं। आपको क्लास 11th के सारे डेरिवेशंस यहाँ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट भी मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ली हुई है तो आपके लिए ये फ्री है। मेंबरशिप 29 रुपीज से स्टार्ट होती है। उसमें आपको सभी चैप्टर्स के डेरिवेशंस और फॉर्मूला शीट्स और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। और हम उसमें टाइम टू टाइम कुछ चीजें अपलोड करते जाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। कोई लिक्विड अगर कोई शेप लेने के लिए फ्री है तो वो ऐसी शेप लेना चाहता है जिससे कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोला जाता है। और इसको मेजर कैसे करते हैं? सरफेस टेंशन को अगर हम एस से डिनोट करें तो एस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो किसी लिक्विड की सरफेस पर, फ्री सरफेस पर, मतलब जो एयर के कांटेक्ट में है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन ऐसे इमेजिन की जाती है। तो उस लाइन की पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लिए कि हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसकी एक साइड ए बी ये मूव कर सकती है। मतलब एक वायर है जिसको रेक्टेंगुलर शेप में बेंड कर लिया गया है और उसकी एक साइड इस तरह की है कि उस साइड से वायर को स्लाइड कर सकते हैं, जो ए बी साइड है। अब इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को डिप किया गया सोप सॉल्यूशन में और बाहर निकाल लिया गया। तो एक यहाँ पर फिल्म बन गई सोप की। अब इस ए बी साइड पर फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ मूव किया गया, यही यहाँ पर लिख रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD in which wire AB is movable. A film is formed in this frame and AB is pulled to increase the area of the film. Let delta A is the increased area. तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अब ये F फोर्स लगाया गया AB पर, AB थोड़ा सा मूव कर गया। सपोज X डिस्टेंस इसने कवर कर ली, तो इस तरह से जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये डेल्टा ए एरिया का हो गया है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की ये जो साइड CD है AB के इक्वल ये L ली है हमने। तो अब हम वर्क डन इन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस X ये निकाल लेते हैं। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस X, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F हो गया, डिस्प्लेसमेंट X हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रॉम S इज इक्वल टू F अपॉन L, इससे देख रहे हैं कि F क्या है? S इंटू L। तो F की जगह हम S इंटू L रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे हियर फिल्म, जो सोप फिल्म है, फिल्म हैज टू फ्री सरफेसेस। टू फ्री सरफेसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे S इज इक्वल टू F अपॉन 2L ले लेंगे। ठीक है ना? एक एयर के कांटेक्ट में जो सरफेसेस आती हैं उनको फ्री सरफेस बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर सोप फिल्म बन रही है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड एयर है, इसलिए दो फ्री सरफेसेस हैं। तो यहां से F इज इक्वल टू आ गया S इंटू 2L, वो हम इस W में रख देंगे। तो सो W इज इक्वल टू S और ये 2L के साथ हम इस X को रख देते हैं। यहाँ पे हमने इसमें रखा है, जैसे ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसमें रख दिया हमने। ये L है एक साइड और ये X है दूसरी साइड। तो ये जो इंक्रीज्ड एरिया है वो आ गया यहाँ पे डेल्टा A। अब हम सरफेस एनर्जी की डिफाइन लेते हैं। किसी लिक्विड की सरफेस को इंक्रीज करने में पर यूनिट एरिया जो वर्क किया गया है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल होती है W अपॉन डेल्टा A। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं W की, जो हमने ये भी लिखी है ना, W इज इक्वल टू S डेल्टा A। तो यहाँ हम S डेल्टा A रख देंगे, अपॉन में डेल्टा A है ही, तो डेल्टा A से डेल्टा A कैंसिल हो गया। तो सरफेस एनर्जी इक्वल आ गई
ये इधर ये एस आ गया ना, तो ये सरफेस टेंशन के इक्वल आ गई। तो ये सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होती है सरफेस टेंशन के। तो ये इनका रिलेशन आ गया बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा ही रिलेशन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेशन देख रहे हैं बच्चों हम। एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर। फर्स्ट है इसमें इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, सेकंड है इनसाइड अ बबल इन एयर, और थर्ड है इनसाइड अ बबल इन लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये एक्सेस प्रेशर का। तो इसके हमारे पास ये आप दो मेथड देख सकते हैं। ये वाला मेथड वो है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये दूसरा इसका ऑल्टरनेटिंग मेथड है। तो ये शॉर्ट मेथड है लेकिन सही है ये भी, तो हम इसी मेथड को करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। हमने मान लिया कि कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, उसका हमने हेमिस्फीयर लिया है। यहाँ पर आधी ड्रॉप देख रहे हैं ना, और जो एरोज हैं ये दिखा रहे हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसको हम F1 से डिनोट कर रहे हैं। और आधा काटने पे ऊपर से जो हमें दिखाई देगा वो हमें, अगर इस ड्रॉप को ऊपर से देखें तो हमें ऐसे सर्कल दिखाई देगा ना, तो इसकी हम सरकमफेरेंस मान रहे हैं कि अगर ये R रेडियस की है, R रेडियस है अगर इसके, तो सरकमफेरेंस कितनी हो गई 2 पाई R। ये इसकी टोटल लेंथ आ गई, मतलब ये सरकमफेरेंस आ गई। एक इसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है। वो जो अपवर्ड फोर्स है एक्सेस प्रेशर की वजह से है, तो उस एक्सेस प्रेशर की टर्म में हम उस फोर्स को लिखें तो P इंटू ए, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फोर्स P इंटू पाई R स्क्वायर आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, जो डाउनवर्ड फोर्स है ये F1, उसको हमें इस F2 के इक्वल रख देना है बस। इससे ही फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकाल रहे हैं हम पहले। F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे S इंटू एल। एल की वैल्यू क्या है, ये 2 पाई R, जो सरकमफेरेंस है 2 पाई R रख दी। और दूसरा फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F2 लिख लिया, और P इंटू ए, तो यहाँ P और A की वैल्यू पाई R स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम में है जिस टाइम ये, मतलब नेट फोर्स जब 0 है तो उस कंडीशन में है, उस टाइम पे F1 F2 के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल रख देते हैं। F1 क्या है, S इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू F2 क्या है, P इंटू पाई R स्क्वायर। अब पाई से ये पाई कट गया है, और ये R इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू आ जाएगा 2S अपॉन R। तो ये एक्सेस प्रेशर आया किसके लिए, ये आ गया ड्रॉप के लिए। तो अब इसी की हेल्प से हम बबल के लिए भी निकाल लेते हैं। तो अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, एयर में कोई बबल है उसके लिए एक्सेस प्रेशर देखेंगे। तो बिल्कुल यही मेथड हमें लेना है, लेकिन ड्रॉप में क्या है, एक ही फ्री सरफेस होगी। एक साइड तो पूरा पानी है ना, तो सिर्फ एक ही साइड एयर होगी, तो उसमें एक ही फ्री सरफेस होती है। लेकिन बबल में अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, इसलिए इसकी दो फ्री सरफेसेस हो गई। तो यहाँ पर फिर हम F1 लिखेंगे, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे हम। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ पे F1 की वैल्यू S इंटू एल रखेंगे। तो इस बार हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 पाई R। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फॉर 2 फ्री सरफेसेस। अब देखते हैं F2। F2 तो वही रहेगा P इंटू पाई R स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख देंगे, ऐसे ही इन इक्विलिब्रियम। बच्चों लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब प्रॉपर लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, सब आपको साइड में लिखी हुई दिख ही रही होगी। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, F1 F2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम F1 की वैल्यू रखेंगे, तो S इंटू 2 इंटू 2 पाई R, और इसको इक्वल रख दिया P इंटू पाई R स्क्वायर से। फिर वही पाई से पाई कट गया, R से ये इसका स्क्वायर कट गया, तो P इज इक्वल टू, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हुई, तो ये आ गया 4S अपॉन R। तो ये एक्सेस प्रेशर आ गया है एयर बबल के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एयर बबल का प्रेशर ड्रॉप के प्रेशर से 2 टाइम्स होता है, ये एक्सेस प्रेशर जो है। अब तो किसी लिक्विड में कोई बबल है तो उसके लिए एक्सेस प्रेशर निकालेंगे, तो बिल्कुल यही मेथड जो हमने ऊपर लिखा है ना, ये वाला, बिल्कुल यही रखेंगे।
सेम ऐसे ही, क्योंकि किसी लिक्विड के अंदर है ये। जैसे ये हमने यहाँ पर इसके अंदर कोई लिक्विड लिया, तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया कि ये लिक्विड है, ये ऐसे लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ये बबल है। तो यहाँ पर फ्री सरफेस कितनी हुई, एक ही हुई ना, तो एक ही फ्री सरफेस है, इसलिए जो डेरिवेशन है जैसे जो हमने फर्स्ट किया था ड्रॉप के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से ही करेंगे यहाँ पर। F1 इज इक्वल टू एस इंटू 2πr, अगर इसकी हम ये रेडियस r ले रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही लेंगे हम इसमें कि इसकी रेडियस ये r है और एक्सेस प्रेशर ये P इंटू πr², ये हमने फोर्स ले लिया, ये F2, और दूसरा जो सरफेस टेंशन की वजह से है वो F1, तो F1 s इंटू 2πr और F2 की वैल्यू P इंटू πr², फिर वही इन इक्विलिब्रियम F1 F2 के इक्वल हो जाएगा, s इंटू 2πr इज इक्वल टू P इंटू πr², तो यहां से फिर ऐसे ही स्क्वायर से ये कैंसल, ये पाई कैंसल, P इज इक्वल टू 2s/r। तो ये हमारा थर्ड केस आ गया। तो आपको ये तीनों केस ही ये बिल्कुल एक जैसे ही लगे होंगे, फर्क किसका है, जिसमें दो फ्री सरफेसेस हैं, बस उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, बाकी मेथड सबके लिए सेम ही है। तो ये भी डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा, और प्रॉपर लैंग्वेज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सब ये लिखा हुआ है ठीक से। अब हम बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ पर। ये थोड़ा थ्योरी का पोर्शन है बच्चों कैपिलरी के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो कैपिलरी राइज का ही है, एसेंट फॉर्मूले के नाम से। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में, जैसे आपने कोई लिक्विड किसी ग्लास में रखा, तो एक कंडीशन तो ये है कि वो इस तरह की कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा, जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी इस तरह की होगी। दूसरा केस है कि वो इस तरह की बनाए, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स हो गई कि उभरी हुई है, ऐसी मेनिस्कस बनाए। तीसरा केस है कि वो बिल्कुल फ्लैट ही रहे। तो जो ये पहले दूसरे केस में है, इसमें जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स वाली मेनिस्कस है उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे एक हम, और वो टेंजेंट जो कंटेनर है उसकी सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आपको डायग्राम से क्लियरली दिख रहा होगा, ये मेनिस्कस इसकी जो कॉनकेव है उसको मिलाते हुए ये हमने एक ये बना ली इसकी टेंजेंट, और ये है ग्लास, ग्लास की ये वाली ग्लास की सरफेस है, तो इनके बीच में ये एंगल थीटा बनेगा, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। ऐसे ही सेकंड में ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो मरकरी के लिए ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मरकरी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाती है। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो फ्लैट रहता है बिल्कुल, और इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब क्या होता है कि जब किसी बहुत ही फाइन ट्यूब में, मतलब बहुत ही थिन ट्यूब, जैसे कि हमारे बाल से भी थिन हो, ऐसी ट्यूब को जब किसी लिक्विड में रखा जाता है, लिक्विड का लेवल या तो ऊपर की तरफ बढ़ता है या नीचे की तरफ। वाटर लेंगे तो लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, और मरकरी होगा तो नीचे की तरफ गिरेगा। तो हम यहाँ पर यही एसेंट फॉर्मूला ले रहे हैं कि जो लिक्विड में ये राइज और फॉल हो रहा है वो निकालते हैं इस फॉर्मूले में। इसमें बच्चों डायग्राम आप यहीं से ही समझ लेंगे। आपको ये फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि एक लिक्विड है। अब ये कैपिलरी बहुत छोटी होती है, लेकिन समझने के लिए हम इसको लार्ज फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ये ट्यूब जैसे दिख रहा होगा, जो लिक्विड है उसकी मेनिस्कस कर्व फॉर्म में होती है, जैसे ऊपर हमने देखा कि कॉनकेव होगी या फिर कॉन्वेक्स होगी। तो वाटर के केस में ये कैसी होती है, कॉनकेव। तो इस मेनिस्कस की जो शेप है उसको जब हम पूरा करेंगे तो एक तो सर्कल हमें ये मिल जाना है, ठीक है, एक सर्कल हमें इस मेनिस्कस का मिल जाना है। और दूसरा जो ये कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी ली हुई है एक इसका यहाँ पर ये है एक सर्कल, तो यहाँ पे हमें दो सर्कल्स मिलेंगे इस डेरिवेशन में। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो सर्कल बनते हैं, एक तो मेनिस्कस को कंप्लीट करने का और एक दूसरा जो कैपिलरी का है। तो इस दूसरे डायग्राम में उसी को क्लियरली दिखाया गया है। तो इसको देखते हैं हम कि ये तो है मेनिस्कस वाला सर्कल, ये जो बन रहा है ना ये मेनिस्कस वाला सर्कल है, ठीक है। दूसरा ये जो है वो है कैपिलरी वाला। अब हम ये मान लेते हैं कि जो कैपिलरी है उसकी रेडियस है स्मॉल r, और जो मेनिस्कस का है उसके लिए है ये कैपिटल R रेडियस। दोनों रेडियस आपको समझ में आ गई। आप ऐसे समझ सकते हैं कि
कैपिलरी तो बहुत ही छोटी होती है, बहुत फाइन ट्यूब है, तो उसकी हमने स्मॉल लेटर आर से डिनोट कर ली। मेनिस्कस ये थोड़ा सा ही कर्व हमें दिखता है, तो जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये बड़ा सर्कल बनता है, तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। आपको दिख रहा है कि ये टेंजेंट है इस कॉनकेव, ये जो कॉनकेव यहाँ पर मेनिस्कस बन रही है उसके टेंजेंट, मीन्स ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एस यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया है, इधर इसका ये रिएक्शन, जैसे हम न्यूटन्स लॉ में लेते हैं ना एक्शन रिएक्शन, तो ये अपोजिट साइड में भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो ये वो अपोजिट साइड वाला एस ऊपर की तरफ दिखा दिया है। अब ये जो एस है इसके हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए, एस साइन थीटा और एस कॉस थीटा। तो बस डायग्राम क्लियर हो गया है, तो अब हमारे लिए फॉर्मूला डिराइव करना बहुत आसान है। बच्चों डायग्राम में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज डेरिवेशन के लिए उसको एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं कि यहाँ पे इतना तो हमें समझ आ गया कि ये एंगल थीटा है और इधर हमने लिया है एस कॉस थीटा और इस साइड हमने लिया है ये एस साइन थीटा। तो अब क्या है कि ये जो एस साइन थीटा है जैसे इधर है ऐसे ही सेम एक इधर भी आएगा एस साइन थीटा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से सरफेस टेंशन इस साइड भी तो लिया जाएगा ना, तो इसलिए यहां पर भी आएगा ये एस साइन थीटा। जैसे ये एस कॉस थीटा ऊपर आया है वैसे ही यहाँ पर भी एक ऊपर आएगा एस कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस कैपिलरी में ऐसे ऊपर की तरफ सारे कंपोनेंट आएंगे एस कॉस थीटा वाले, और हॉरिजॉन्टल में ये जो एक हॉरिजॉन्टल ऐसे हमें दिख रहा है ना सर्कल, इसमें एस साइन थीटा सब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो मींस एस साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स तो हो जाएंगे कैंसल, और जो एक ही डायरेक्शन में है एस कॉस थीटा वाले वो सब हो जाएंगे ऐड। बस ये इसमें बहुत हमें ध्यान रखना है कि कैसे एस कॉस थीटा ऐड हो रहा है और एस साइन थीटा कैंसल हो जा रहा है। वो एस हॉरिजॉन्टल जो है वो कंपोनेंट आया है एस साइन थीटा, और एस वर्टिकल वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो आया है एस कॉस थीटा। तो all s sin theta components are cancel out and all s cos theta components are added, ये ऐड हो जाएंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे हम टोटल अपवर्ड फोर्स देखेंगे। F इज इक्वल टू एस इंटू एल फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे S क्या है, S cos थीटा है, और यहाँ हमने ये L रख दिया S cos थीटा और L की वैल्यू 2 पाई r, क्योंकि हमने कैपिलरी की रेडियस स्मॉल r ली है तो यहाँ पे हम स्मॉल r लिखेंगे। ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, वेट होता है वो, तो W इज इक्वल टू, तो ये हमने लिया है इसका लिक्विड का जो वेट आएगा, तो W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर m की वैल्यू रख देते हैं, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पर कैपिलरी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये एक सिलेंडर की तरह ही तो है ना ये कैपिलरी, तो इसलिए हम यहाँ जो वॉल्यूम लेंगे वो किसका लेंगे, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम की जगह हम रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, और ये डेंसिटी हो गई, और यहाँ पर ये जी हो गया। अब जो डाउनवर्ड फोर्स है वही अपवर्ड फोर्स के इक्वल हो गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, F है वो W के इक्वल हो जाएगा। F क्या है, अब वैल्यूज रख दो, S cos थीटा इंटू 2 पाई R, और W क्या है, पाई R स्क्वायर H रो G। अब इसमें देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, R से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से h, हाइट चाहिए ना हमें, तो h इज इक्वल टू इधर क्या बचता है 2s cos थीटा, और दूसरी साइड जो अपॉन में आएगा रो g और एक r बचता है। इसका एक ये स्पेशल केस होता है फॉर इनसफिशिएंट हाइट, मतलब कैपिलरी में अगर h हाइट तक जाकर लिक्विड रुकता है, तो कैपिलरी अगर उतनी हाइट वाली है ही नहीं, तो तब क्या होगा, तो तब उस कंडीशन में बच्चों फॉर इनसफिशिएंट हाइट, तो H इंटू आर, यहाँ पे आप ध्यान देंगे अब हमने कैपिटल आर लिया है, और कैपिटल आर क्या है, मेनिस्कस की रेडियस, स्मॉल आर क्या था, जो कैपिलरी है उसकी रेडियस, तो H इंटू आर होता है उस केस में कांस्टेंट, H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2,
अगर ऐसा होगा कि कैपिलरी की हाइट कम है तो अपने आप मेनिस्कस अपनी रेडियस चेंज कर लेगा और हाइट को बैलेंस कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कैपिलरी से लिक्विड ओवरफ्लो होने लगे, बाहर गिरने लगे। तो कैपिलरी से कभी लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा। तो मेनिस्कस अपनी रेडियस को चेंज करके एच आर को कांस्टेंट कर लेगा। तो एच आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा यहाँ से R2 H1 R1 अपॉन H2। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह से इस चैप्टर के सभी डेरिवेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको यहाँ प्रॉपर वे में ये सब लिखे हुए दिख भी रहे हैं सारे डेरिवेशन। अगली वीडियो में अब हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share, and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.